देखिए, साल नया हो पुराना हो, पैसा और पैसा कमाने की लालसा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि अगर आदमी कमाएगा नहीं तो खर्चेगा कहां से। लेकिन कमाने का रास्ता सही होना चाहिए। जितना जरूरी है कमाना, उससे ज्यादा जरूरी होता है देश का सुरक्षित रहना। एक बात तो देश ही नहीं, पूरी दुनिया मानती कि भारत सुरक्षित हाथ में है। पुतिन बोल चुके, ट्रंप बोल चुके, सब बोल चुके भाई, लेकिन नई चुनौती घर के अंदर खड़ी हो गई। 12 साल बाद जैसे बम फूटा, वैसे धमाकों की चुनौती। यह दोबारा ना हो, इसके लिए क्या हो रहा है? बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर पर, दोनों जगह की चुनौतियों का मोदी कैसे सामना कर रहे हैं, देश को इसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, 2026 में क्या कुछ करने वाले इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ताकि पूरा देश चैन की नींद सो सके। देखिए इस रिपोर्ट। नया साल हिंदुस्तान की नई उम्मीदों को परवान देगा, मगर मोदी पाकिस्तान के दिलों में तूफान लाने वाले हैं। तबाही का ऐसा खौफ पैदा कर सकते हैं जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में नजर आया था। ऐसे कई हथियार इंडियन आर्मी का पार्ट बनने वाले हैं जो मुनीर एंड गैंग के लिए बारूदी मौत से कम नहीं। तेजस मार्क 1A यानी भारतीय आसमान की देसी रीढ़, हिंदुस्तान के स्पाइटर जेट की डिलीवरी 2026 में जितनी तेज होगी, पाकिस्तान की सांसें उतनी ही रफ्तार के साथ सांस छोड़ती नजर आएगी। आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर रडार और एडवांस्ड हथियारों के साथ तेजस MK-1A जब वायुसेना का साथ देगा तो मोदी की तरफ से मुनीर के पक्के इलाज का पुख्ता इंतजाम होगा। भारत को पहला स्वदेशी रूप से निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट विमान भी 2026 में मिलने वाला है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन भी नेवी का हिस्सा बन सकती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी भी नौसेना के तरकश का पार्ट बनेंगे। आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल भी 2026 में एंट्री लेने वाले हैं। इसके अलावा कई बड़ी ऐसी डील होने वाली है जिसके जरिए डायरेक्ट मैसेज पाकिस्तान को दिया जाना है, और शायद इसीलिए मोदी बार बार ऑपरेशन सिंदूर के चैप्टर को क्लोज नहीं करना चाहते। मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ और हमारे उधर मिशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे, मतलब वो हमारी रक्षा के लिए, जब पाकिस्तान सूरत डरावन आ रहे थे और वो हमारी रक्षा के लिए आए थे। मैंने सोचा उनकी सेवा करते मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ रोज लेके जाता था। यस। तो कितने दिन किया? ये जितने दिन हो रहे मैं लगातार उनके लिए लेके जाता था। तो फिर सब तुम्हें जानते होंगे? यस सर। तो अभी याद करते हैं कोई? यस सर। कि सब भूल गए? नहीं सर, करते हैं सर। और तो पूरा दिन वहीं रहते थे? तो सर पूरा दिन वहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई होता था कि अकेले चले जाते? नहीं, मैं अकेले ही सर जाता था। अच्छा। यस। ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? सर मेरा शौक ही था बड़े होके भी आर्मी ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी। अच्छा, आर्मी में जाओगे? यस सर। मोदी के सामने जितना बड़ा चैलेंज बॉर्डर पार के खतरे को रोकना है, उतना ही बड़ा टारगेट है घुसपैठ की समस्या से मुक्ति दिलाने का। मोदी का यह मिशन नए साल में संपूर्ण हो सके, इसके लिए ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है। सूरत की बंगाली बस्ती कभी बांग्लादेशियों से भरी हुई होती थी, लेकिन आज ये पूरी की पूरी बंगाली बस्ती जो है वो सुनसान पड़ी हुई है, क्योंकि करीब यहाँ से 500 से ज़्यादा बांग्लादेशी जो है वो भाग चुके हैं। कुछ तब भागे जब बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम पूरे गुजरात में एक साथ शुरू हुआ तब, और कुछ तब भागे जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई और उन लोगों को दस्तावेज नहीं दिखाने थे, इसके डर से वो भागे। अब देखिए इन गलियों में आपको अधिकतर मकान जो है यहाँ पर बंद नजर आ रहे होंगे। हालांकि कुछ मकानों को अब फिर एक बार किराए पर दे दिया गया है, जहाँ पर यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। उम्मीदों के साए में संकल्पों को मुकाम तक पहुंचाना ही कर्तव्यों की इतिश्री नहीं होती। मोदी 2026 के लिए भी ऐसी ही सोच रखते हैं। बीते 11 सालों से जिस मकसद के साथ वो डटे हैं, उसे एक पायदान और आगे ले जाने की तैयारी में वे जुटे हैं। हालांकि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा या फिर सवालों के साथ, ये प्रश्न मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाता हूं जिसमें हर किरदार क्लाइमेक्स की तरफ ले जाता है। भारत के अंदर मौजूद वो गद्दार जिनके लिए पैसा ही माई बाप, जो खाते यहां का है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की एजेंसियों ने जासूसी के एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इस गिरोह में ट्रैवल ब्लॉगर, ऐप डेवलपर, सिक्योरिटी गार्ड, कई दर्जन भर नाम निकल कर आए, जिसमें हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा से लेकर कई ऐसे नाम थे जिनके बारे में कभी किसी ने ज्यादा सुना और सोचा नहीं था। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक करने वालों में कितने लोग हैं, कौन कौन से पकड़े गए और इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात का सहदेव सिंह गोहिल, यूपी का रविंद्र कुमार, हरियाणा के देवेंद्र सिंह, प्रवीण मिश्रा, विकास, भागचंद। देश के इन गद्दारों के चेहरों को देख लीजिए। हिंदुस्तान को धोखा देने वालों को गौर से पहचान लीजिए। चंद पैसों के लिए इन्होंने अपना ईमान बेचा, गैरत बेची, इज्जत बेची और नापाक पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की सुरक्षा का सौदा भी करने लगे। ये वो चेहरे हैं जो जिन्ना के आतंकी मुल्क के मोहरे हैं। कहने के लिए उंगलियों पर गिने जाने वाले गद्दार हैं, लेकिन असल में बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा हैं, जो देश में रहकर देश का खाकर वतन के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किए गए और इनमें सबसे चर्चित नाम है ज्योति मल्होत्रा का। खूबसूरत चेहरा, ग्लैमरस लाइफ, दुनिया भर में घूमना, हर जगह के वीडियो बनाना। ज्योति मल्होत्रा वो नाम था जिसे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानते थे, जिसके बनाए वीडियो पर हजारों की संख्या में व्यूज आते थे। लेकिन फिर एक तारीख आई जिसने ज्योति को सोशल मीडिया की चौहद्दी से बाहर देश में बड़ी सनसनी बना दिया। जब इस हसीना का सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। 16 मई 2025 को गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा की कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि ज्योति तो जहरीली है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वो भी ऐसी वैसी जासूसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा। पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ वो कांटेक्ट में थी। भारत से जुड़ी सीक्रेट जानकारी उसने लीक की। पाकिस्तानी टूर के दौरान एजेंट से मिली। आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली से बात करती थी। पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से ज्योति की करीबी थी। कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। लेकिन ज्योति की कहानी सिर्फ यही तक सीमित नहीं होती। ज्योति की कहानी इसीलिए थोड़ी टेढ़ी हुई कि जिस पाकिस्तान और पाकिस्तानी से हर हिंदुस्तानी 100 बार संभल कर मिलता है, उसी पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से ज्योति की गहरी दोस्ती थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। एक यूट्यूबर या व्लॉगर होने के नाते उसे ये पता था या पता होगा कि व्हाट्सएप कॉल, स्नैपचैट और टेलीग्राम पर किसी पाकिस्तानी से बात करने का मतलब क्या होता है। ज्योति पहली बार 2023 में पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जब ज्योति नई दिल्ली में पाक एम्बेसी पहुंची, तब पहली बार उसकी मुलाकात वहां दानिश से हुई। जल्द ही दानिश से उसकी दोस्ती हो गई। ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल गया और चौथा दिन वो पाकिस्तान में ही रही, फिर लौट आई। लेकिन दानिश से उसका संपर्क बना रहा।
इसके बाद साल 2024 में बैसाखी के त्योहार के दौरान ज्योति को फिर से पाकिस्तान का वीजा मिला। इस बार वह 17 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान पहुंची, वहां के लिए रवाना हुई, लेकिन उसकी वापसी 25 मई 2024 को हुई क्योंकि उसका वीजा एक्सटेंड कर दिया गया था। और सूत्रों की मानी जाए तो वीजा एक्सटेंड करने में भी दानिश की ही मदद उसे प्राप्त हुई थी। पाकिस्तान में ज्योति के दूसरे दौरे के दौरान उसकी मुलाकात PIO के 3 और जासूसों से हुई। पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने, खाने पीने का सारा इंतजाम दानिश के कहने पर किया गया था। ज्योति की सुरक्षा में बाकायदा पाकिस्तानी पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। पहलगाम अटैक से ठीक पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई और फिर पाकिस्तान भी गई, लेकिन खुलासा हुआ कि पहलगाम को लेकर मोतीराम जाट नाम का शख्स भी कटघरे में है। मोतीराम जाट के बारे में सामने आया कि वो मोतीराम CRPF की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। मोतीराम जाट 15 अप्रैल तक पहलगाम में पोस्टेड था और फिर 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो गया। ऐसे एक दो नाम नहीं है, देश में ऐसे कई गद्दार हैं जिन्होंने चंद सिक्कों की खातिर अपना जमीर तक बेच दिया। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए। इसी महीने के पहले हफ्ते में गुजरात ATS ने गोवा और दमन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक रिटायर्ड सूबेदार और एक महिला भी शामिल थी। दोनों को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। दोनों के पास से संवेदनशील दस्तावेज और ISI से जुड़ी हुई चैट भी मिली है। इससे पहले मई में गुजरात ATS ने कच्छ से एक शख्स सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया था, जिस पर देश की सुरक्षा एजेंसीज की मौजूदा सैन्य इकाइयों की फोटो, वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को भेजने का आरोप था। दिसंबर में ही राजस्थान CID ने पंजाब के प्रकाश सिंह उर्फ बादल को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में श्री गंगानगर से पकड़ा, जो सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और बॉर्डर निर्माण की फोटो वीडियो पाकिस्तान भेजता था। हरियाणा के हिसार के ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा की कैथल का देवेंद्र सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान, हरियाणा के नूह से ही तारीफ, यूपी की कैराना का नुमान इलाही, पंजाब के गुरदासपुर से करणबीर सिंह, पंजाब के गुरदासपुर का सुखप्रीत सिंह, पंजाब के मलेरकोटला से यामीन मोहम्मद, पंजाब के मलेरकोटला से ही गजाला, पंजाब के जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली। ये वो लिस्ट है जो बताती है कि ISI ने हिंदुस्तान में जासूसी नेटवर्क के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जासूसी के लिए लोगों को कैसे फंसाता है, कैसे एक आम इंसान देश से गद्दारी कर बैठता है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत में संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने के लिए भारत में जासूसी करवाता रहता है। आमतौर पर इस काम के लिए यहीं के लोगों को फंसाया जाता है। पैसों का लालच या हनी ट्रैप के जरिए आम लोगों को फंसाया जाता है। खासतौर से मोटी रकम का लालच देकर वतन से गद्दारी करवाई जाती है। यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले के लिए पाकिस्तान जाना जरूरी नहीं है, बल्कि बिकना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये जासूसी नेटवर्क खास तौर से 20 से 30 साल के लोगों को अपना निशाना बनाता था, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इनमें से कई लोग अनजाने में जाल में फंस गए, जबकि कुछ को पैसे और अन्य तरह के प्रलोभनों ने लालच में डाल दिया। ज्योति मल्होत्रा का मामला ही ले लीजिए। गिरफ्तारी से पहले YouTube पर करीब 4 लाख फॉलोअर्स थे, फेसबुक पर 3,22,000 और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे। जिनकी जितने ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं, सेंसिटिव जगहों पर उनकी पहुंच उतनी ही आसान होती है। खास बात तो यह है कि ज्योति गुरुग्राम की कंपनी में नौकरी क्या करती थी, सिर्फ 20,000 रुपए कमाती थी, लेकिन कोरोना के दौरान नौकरी छोड़ दी और ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगी। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, UAE, भूटान, नेपाल और चीन तक जा चुकी थी। दिल्ली से लेकर अंबाला तक और लाहौर से लेकर कराची तक उसके कई दोस्त बन गए। वो अक्सर अधिकारियों के साथ हॉलिडे पर भी जाती थी। हवाई सफर फर्स्ट क्लास में करती थी। पाकिस्तान में तो ज्योति को VVIP ट्रीटमेंट मिला। ज्योति ने लग्जरी होटल में समय बिताया, हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात की। ज्योति फिलहाल हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। अब
कासिम नाम के इस मौलाना को ही देख लीजिए, ये हुलिया बदलने में भी माहिर है। इसका जासूसी वाला खेल भी अब ओवर हो चुका है। खुलासे के मुताबिक कासिम का पाकिस्तान में आईएसआई हैंडलर से डायरेक्ट कनेक्शन था। वो बकायदा 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है, पहली बार अगस्त 2024 में और फिर मार्च 2025 में। करीब 90 दिनों के इन अलग अलग विजिट में उसे लाहौर में ट्रेनिंग दी गई थी। लाहौर के आर्मी कैंप में उसे सिखाया गया कि जासूसी किस तरह करनी है। पहलगाम हमले से ठीक पहले कासिम पाकिस्तान से वापस लौटा था और आईएसआई के बताए गए मिशन पर काम कर रहा था, लेकिन इस बार कासिम को जासूसी के आरोप में राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।